गुरु का जो साइकिल है वो डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। रिसेशन जो आपने शब्द बोला, वो रिसेशन मुझे गुरु की चाल के कारण, बाकी जो प्लेनेटरी साइकिल है उसके कारण नजर आ रहा है, और ये रिसेशन अब लंबा चलेगा। एस्ट्रो साइकिल में तो क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बताता हूं, जब जब गुरु केतु के नक्षत्र में आते हैं, सिर्फ गुरु केतु के नक्षत्र में नहीं, गुरु पाप ग्रह के साथ है, गुरु केतु के नक्षत्र में है, गुरु पाप ग्रहों के से षटाष्टक में है, तो इकोनॉमी डोलड्रम करती है, मार्केट गिरता है। मार्केट गिरता है, सबसे पहले आपको इकोनॉमी का पता जो इंडिकेटर जो है वो स्टॉक मार्केट है। दुनिया में वॉर ने एक उथल पुथल मचाई हुई है, पर दूसरी मचाई हुई है इकोनॉमी में। और जब भी इकोनॉमी एक शॉक में जाती है तो गोल्ड, सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट कि देश, मैं एक इंडिविजुअल की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, जैसे भारत ने बड़ा फैसला लिया, अपने जो सोने का भंडार है उसको वापस बुलाया जा रहा है। और जो 3 साल पहले भारत के अंदर फिजिकली सिर्फ 37% था, वो 77% भारत का जो सोना है वो वापस हम भारत ला रहे हैं। ऐसे ही फ्रांस ने भी यूएस से वापस मंगवा लिया था अपना सोना। तो देश जो रिजर्व है अपने पास ही रखना चाह रहे हैं। तो इंडिविजुअल के लिए सोना कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, सिल्वर कितना इंपॉर्टेंट होना है, क्या वॉर और बढ़ने वाली है, उसकी और प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, स्टॉक मार्केट का क्या होने जा रहा है, इन सब बहुत सारे विषयों के ऊपर आप पहले भी देख चुके हैं हमारे चैनल पर, उनका अपना चैनल पर भी आप जाके जरूर देखिए। एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी जो इन सब स्थितियों को देख के बताते हैं कि भविष्य में क्या होने लगा है, क्या संभावनाएं हैं, चार्ट्स क्या कह रहे हैं। तो ये अब क्योंकि भारत सरकार भी एक डिसीजन ले रही है और इंडिविजुअल्स पे क्या क्या असर होने जा रहा है, वो और कई और टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर नरेश जी। धन्यवाद सर फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार भंडारी साहब, आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो मैं पहले ही शुरू करूं कि अब सरकारें अगर डिसीजन ले रही हैं, सोना इंपॉर्टेंट तो पता ही है, पर परचेज बढ़ा रही हैं, वापस भारत में लेके आ रही हैं, तो क्या डाउट है जिस तरह इकोनॉमी हो गया कि भैया गोल्ड बाहर पड़ा है तो सीज हो जाएगा, या फिर गोल्ड से अब करेंसी डी डॉलराइजेशन का जा सकता है। एक टाइम पे करेंसी गोल्ड से लिंक थी। तो पहले जब इस पूरी स्थिति में गोल्ड की जनरल इंपॉर्टेंस देशों के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें, फिर थोड़ा आएंगे कि उथल पुथल क्या चल रहा है। भंडारी साहब, गोल्ड फॉर एवर करेंसी है। इंग्लैंड की महारानी के बारे में जो एक चीज वो कही जाती थी, उनके पास हमेशा जो बैग होता था वो फुल ऑफ गोल्ड होता था, क्योंकि उन्हें पता था ये दुनिया में कहीं पर भी चल सकता है। ये मेरे हाथ में 500 का नोट है, इसमें करेंसी है, इसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। लेकिन ये भारत में चलेगा, ये भारत में चलेगा। डॉलर पूरी दुनिया में चल जाता है, गोल्ड आप कहीं पर भी हैं। डॉलर कुछ देशों में चलेगा, कहीं पर नहीं भी चलेगा, लेकिन गोल्ड आप कहीं पर भी ले जाइए वो चलेगा। गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो फिजिकली अवेलेबल है, जो नेचर ने हमें दी है। ये 500 का नोट जो मैंने आपको दिखाया वो हमारे आरबीआई ने प्रिंट किया है। जो डॉलर होता है या कोई भी करेंसी है उसको सेंट्रल बैंक पब्लिश कर रहा है। उसकी वैल्यूएशन गिरेगी, चढ़ती रहेगी, गिरती रहेगी, कम होती रहेगी, और कहीं पर ये काम आएगा, कहीं पर नहीं काम आएगा। लेकिन गोल्ड आप दुनिया में कहीं पर भी ले जाइए आपको काम आ जाएगा। तो संकट की जब स्थिति होती है तो गोल्ड ही आता है काम में। तो अब पिछले हफ्ते एक डाटा आया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, शायद भंडारी साहब आपने भी देखा हो, कि जो फर्स्ट क्वार्टर है इस साल का, जनवरी फरवरी मार्च का, उसमें सेंट्रल बैंक की गोल्ड की बाइंग 244 टन रही है, 244 टन। पिछले क्वार्टर में 2025 के क्वार्टर में ये 208 टन थी। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में 36 टन गोल्ड की डिमांड बढ़ गई। सेंट्रल बैंक की मैं बाइंग कर रहा हूं, बाइंग की बात कर रहा हूं। अदरवाइज भी फर्स्ट क्वार्टर में गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। गोल्ड की डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे वर्ल्ड अस्थिरता की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, और ये आगे भी बढ़ेगी। हमने एक डाटा देखा पिछले क्वार्टर में, जब इसको स्टडी किया था, तो जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं उनका जो गोल्ड रिजर्व होता था पहले 15-16% के आसपास होता था, ये जंप करके थोड़ा सा 22-23% के आसपास पहुंच गया। गोल्ड रिजर्व, 3 तरह के एसेट्स होते हैं ना, मींस सेंट्रल बैंक के पास बॉन्ड्स होते हैं, डॉलर रिजर्व होता है, जैसा हमारे पास डॉलर रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व होता है। उसमें गोल्ड रिजर्व का पोर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है लगातार, वो बढ़ रहा है, और डॉलर रिजर्व कम हो रहा है। जितने प्रोपोर्शन में डॉलर रिजर्व कम हो रहा है उतने प्रोपोर्शन में गोल्ड बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है सेंट्रल बैंक्स को दुनिया भर में लग रहा है कि अब आगे चलकर डॉलर की जो है वो वाट लगने वाली है। सीधी हिंदी भाषा में बोलूं
डॉलर कमजोर होने वाला है। आज ही जब हम ये शूट कर रहे हैं, शुक्रवार का दिन है, आज ही येन जो है वो डॉलर के अगेंस्ट मजबूत है, डॉलर इंडेक्स गिरा हुआ है आज जब हम बात कर रहे हैं। तो डॉलर अल्टीमेटली डिवैल्यूएट होगा, इसकी वैल्यूएशन कम होगी आने वाले सालों में। इतना नहीं है, ये नहीं है कि आज ही कम हो जाएगी, लेकिन ग्रेजुअली ये अब कम हो जाएगा। हमने ऑलरेडी देखा कि डॉलर इंडेक्स 110 का हाई लगा के दोबारा 95-96 के आसपास पहुंच गया था, फिर वहां से 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 89, 99 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो वहां से अपने पीक से तो ऑलरेडी गिर गया। अब लग रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका का डेट बढ़ रहा है, वार को लेकर जिस तरीके से अमेरिका की संसद में क्वेश्चंस हो रहे हैं, इकोनॉमी को लेकर क्वेश्चन हो रहे हैं। आज ही जब हम ये लाइव कर रहे हैं उससे पहले एक खबर आई कि वार की जो कॉस्ट है यूएस की $1 ट्रिलियन हो सकती है। ये ईरान ने क्लेम किया है। इंडिपेंडेंट जो मीडिया हाउसेस हैं या इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं जो इसको कवर करते हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि जितना यूएस क्लेम कर रहा है, $28 बिलियन के आसपास का उन्होंने क्लेम किया है कि खर्चा हुआ है वॉर के ऊपर, ये खर्चा मल्टीफोल्ड में है, इससे कहीं ज्यादा है। तो यदि $1 ट्रिलियन का खर्च हो रहा है यूएस का वॉर के ऊपर, अभी वॉर खत्म नहीं हुआ है, अभी वहां पर ही उसकी जो है फौजें तैनात हैं, ब्लॉकेट किया हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मस को। तो यदि ये आगे एक्सटेंड होता रहता है तो आप इमेजिन करिए रिसोर्स ऑफ इनकम क्या है यूएस के पास, जो $39 ट्रिलियन ऑलरेडी कर्ज है। क्या अमेरिका वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करके या ईरान के तेल पर कब्जा करके, जिस तरीके से मिस्टर ट्रंप ने कहा कि जो वेसल्स हैं, खाली जो एम्प्टी वेसल्स हैं वो यूएस की तरफ आ रहे हैं और यूएस जो है वो तेल बेच रहा है, खैर बेच सकता है, उसके पास वेनेजुएला का तेल है, उसके पास अपनी प्रोडक्शन है, वो बेच भी सकता है, लेकिन क्या वो पूरे वर्ल्ड की डिमांड को पूरी कर सकता है? जितनी डिमांड या जितनी सप्लाई स्टेट ऑफ हॉर्मस से निकलती थी 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई, क्या यूएस के पास इतनी कैपेबिलिटी है, क्या यूएस के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दोबारा स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए, पूरे वर्ल्ड की सप्लाई को लगाने के लिए? तो मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ और जब हम लाइव कर रहे हैं 2 दिन पहले ही इनके 29 की रात को जो जेरम पावल्स हैं उनको एक क्वेश्चन किया गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के बाद कि आपको क्या लगता है वॉर के बाद क्या स्थिति लग रही है। तो उनका एक ही जवाब था कि जितना क्रूड महंगा होगा, लोग जितना पैसा क्रूड पे खर्च करेंगे, उतना पैसा वो अपनी अदर स्पेंडिंग से कम करेंगे। अदर स्पेंडिंग से कम करने का मतलब है कि लोग महंगा मोबाइल, महंगी घड़ी, महंगा व्हीकल या ट्रैवल कम करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उससे इकोनॉमी डाउन साइड पे जाती है। जब इकोनॉमी डाउन साइड पे जाती है तो सिंपल सा रूल है इकोनॉमी का, गोल्ड जो है, गोल्ड फ्री फॉरएवर कमोडिटी है। इसको लेकर हिस्टोरिकल डाटा भी अवेलेबल है। यदि मैं इसको एस्ट्रो के साथ कनेक्ट करता हूं, वो साइकिल भी अवेलेबल है। सिल्वर को लेकर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं नजर आती, या कह लीजिए गोल्ड के मुकाबले अच्छी नजर नहीं आती, क्योंकि सिल्वर बीइंग एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी फ्लक्चुएट ज्यादा हो सकता है। उसका रीजन यह है कि जब रिसेशन आता है तो अल्टीमेटली सिल्वर की डिमांड कम हो सकती है, लेकिन गोल्ड की डिमांड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज के तौर के ऊपर, या जो करेंसी वीकनेस आती है उसको हेज करने के लिए गोल्ड की डिमांड हमेशा ही रहेगी। और गोल्ड जो है वो आगे चलकर भी मुझे लगता है कि मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है और अच्छे तरीके से रिटर्न दे सकता है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने एक बात कही थी, क्योंकि अब ये तो कई चीजें भविष्यवाणी की हैं। जब आपने 500 रुपए के नोट से स्टार्ट की थी तो मुझे लगा जोड़ना जरूरी है। नोट पे तो नोटबंदी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, आपका पेपर फिर इफेक्टिवली यूजलेस है। गोल्ड को अगर आप बैन भी करने की कोशिश करें तो वो, आई डोंट नो कभी हिस्टोरिकली किसी ने बैन करने की कोशिश करी है उस तरह, पर अगर आप करेंगे तो वो तो प्राइस विल शूट अप, इट विल बिकम इवन मोर वैल्यूएबल इफ सपोजिंग आप गोल्ड रिजर्व सीज करें। जो सीजिंग होती है बहुत बड़ी सरकारें करती हैं, लिमिट्स डाल देती हैं, तो अगर लिमिट्स डालें या सीजिंग करें या कुछ करें तो वो तो वैल्यू और बढ़ेगी। वो भी एक फंडामेंटल पार्ट है। पर मैं थोड़ा इस पे आना चाहूंगा, जब आप कह रहे हैं डॉलर गिर रहा है, बहुत करेंसियों के साथ चल रहा है, पर रुपया तो बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो आप रुपये को किस तरह देख रहे हैं? 95 भी क्रॉस किया, पता नहीं आज क्या है, बट 95 का एक फिगर जो एक कभी नहीं था, 90 कभी नहीं था, फिर 95 है, कुछ लोग कह रहे हैं 100 भी होने वाला है। तो क्या दिख रहा है आपको रुपये का भविष्य, विच विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट विज़ इन्वेस्टमेंट? और बहुत सारे लोग जो अब्रॉड से करते हैं, एनआरआईज हैं, वो अब कहना शुरू हो गए हैं कि भैया हम भारत में इन्वेस्ट करते हैं और हमारा 70 रुपए पे इन्वेस्ट किया अगर हमने 2021 में, 2020 में जो भी रेट था 68, 70, 72, तो भाई जितना मर्जी रियल एस्टेट उठ जाए, रियल टर्म्स में तो हमारा कुछ बचा नहीं। तो रुपए का भविष्य किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये जो इस समय हमें रुपए में गिरावट देखने को मिल रही है वो सिचुएशनल गिरावट है।
सिचुएशनल गिरावट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से क्रूड की सप्लाई रुकी हुई है, जिस तरीके से इंपोर्ट बिल बढ़ने वाला है, जिस तरीके से इकोनॉमी ठप होने के कारण इंडिया में जो है वो एफडीआई या एफआईआई, कल ही एक डाटा था, इकोनॉमिक्स टाइम की लीड खबर थी रादर, कि एफडीआई एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स ने इस साल में रिकॉर्ड बिकवाली कर दी फर्स्ट क्वार्टर में। तो रिकॉर्ड बिकवाली, और ये हालांकि ये बिकवाली जारी है, मींस कोरोना के बाद से यदि हम इसका डाटा देखते हैं ऑनलाइन जाकर, तो एफपीआई लगातार बेच रहे हैं, डीआईआई लगातार जो है वो खरीद कर रहे हैं। हमारे जैसा छोटा इन्वेस्टर, आपके जैसा छोटा इन्वेस्टर जो पैसा लगा देता है म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए, उस पैसे के जरिए हमारा बाजार संभला हुआ है। डीआईआई लगातार खरीद कर रहा है और हम लगातार जो है वो संभले हुए हैं। बाजार हमारा बहुत ऊपर से नीचे नहीं है। लगभग 18% की गिरावट आई थी, ये 2024 में भी हुआ था, टॉप से 18% गिरा था, फिर रिकवर किया, फिर उसी लेवल के ऊपर आया, फिर वहां से 18% गिरा और अब लगभग 9% दोबारा रिकवर कर चुका है। तो हम इतने बड़े बिकवाली के बावजूद नहीं गिरे हैं। तो एक तो रीजन ये है कि क्रूड है। क्रूड अल्टीमेटली यदि हमें एक चीज हम $50 के ऊपर खरीद रहे थे फरवरी में, वही चीज हमें $100 के ऊपर खरीदनी पड़ रही है, तो अल्टीमेटली उसके लिए हमें पैसा ज्यादा चाहिए। पैसा किस रूप में जा रहा है? डॉलर के रूप में जा रहा है। गोल्ड जितना महंगा हो रहा है उसको खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर जितना महंगा हो रहा है उसको खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा किस रूप में जाएगा? डॉलर के रूप में जाएगा। एक तरफ हमारी जो इंपोर्ट की चीज है वो महंगी हो रही है, और दूसरी तरफ हम बाकी चीज जो है वो उसको बेच नहीं पा, वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे इन्वेस्टमेंट को, तो अल्टीमेटली उसका प्रेशर आ रहा है। एक्सपोर्ट के लिए तो खैर ये ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हम कंज्यूमर भी हैं। कल ही एक खबर थी कि इंडिया ने रिकॉर्ड संख्या में आईफोन जो है वो एक्सपोर्ट कर दिए। वो उसके लिए तो ठीक है कि हमें फॉरेन करेंसी उससे आएगी तो उससे पैसा आता है, लेकिन हम बहुत बड़े कंज्यूमर भी हैं। मीन 140 करोड़ की आबादी का देश है। फर्टिलाइजर हम सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, गोल्ड हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा आ रहा है, जो आपका क्रूड है उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है। बाकी अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स है या चिप्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली उसमें हमें नुकसान है। मुझे लगता है कि ये आरबीआई इंटरवीन करेगी, जैसे आज जापान की सरकार ने येन को संभालने के लिए इंटरवीन किया, उसी तरीके से आरबीआई के पास भी टूल्स हैं तो संभालने के लिए। इसके आसपास 1 या 2 पे ऊपर नीचे रहना चाहिए अभी डॉलर। जैसा ही सिचुएशन ईज होगी स्टेट ऑफ हॉर्मस में, या आप दिखा रहे हैं 94 पे 84 पैसे का जो रेट नजर आ रहा है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ यही इसलिए मैं क्या है, क्योंकि ये एक तो करंट का है, पर अगर आप देखें 21 से भी, एक 21 से अगर करेंसी की डिवैल्यूएशन देखें, एक टाइम पे 70 व 71 के आसपास 294, वो एक भारत की इकोनॉमी के लिए जो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप किस तरह के, बहुत अलग अलग व्यूज हैं इसको लेके कि अच्छा है बुरा है नहीं। मैं राजनीति की बात कर रहा, मैं राजनीति के बाहर एक आम आदमी के लिए तो किस तरह आपको लग रहा है कि भारत की इकोनॉमिक, इसीलिए मैं इसी पे आ रहा हूँ कि 2021 के बाद से ही देखिए एफपीआई का विड्रॉल हो रहा है। आपने जो चार्ट दिखाया 2021 के बाद का ही है। आम आदमी के लिए समस्या की बात यह है, मान लीजिए सोने का रेट जो है वो $5000 है, उसका रेट हम डॉलर में नाप लेते हैं, $5000 है। यदि 70 रुपए का डॉलर होगा तो वो 70 रुपए के हिसाब से सोना उतना सस्ता होगा। यदि आज 95 रुपए का डॉलर है तो उसको उतना ही महंगा देना पड़ेगा। तो आम आदमी के ऊपर इंपैक्ट क्या है? जिसने अपनी बेटी की शादी करनी है उसका सोने का बजट ही देखिए 25% बढ़ गया। जिसने अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, अल्टीमेटली इंडिया में एक कस्टम है कि हर फैमिली में कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं, 10 तोले सोना तो कोई भी अपने बेटे या बेटी को डाल देता है। तो उसका तो जो मेजर कंपोनेंट है, जो पहले खर्चे का सोना नहीं हुआ करता था, आज की डेट में वो मेजर कंपोनेंट सोने का हो गया। सोना जो है वो इतनी नेसेसिटी है इंडिया में, ये कस्टम है हमारे यहाँ पर कि सोना दिया ही जाता है बेटे या बेटी को, तो वो खर्चा ही 25% बढ़ गया। ये एक अपने आप में जो है वो सेटबैक है डॉलर के मजबूत होने का रुपये के अगेंस्ट। हालांकि सरकार ने रेट नहीं बढ़ाए, जब से हम देख रहे हैं $100 के आसपास का तेल वो आ गया, क्रूड कच्चा तेल आ गया, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े हैं। इसके लिए भी सरकार के पास पहले से कुशन था। ये सरकार थोड़ा सा ज्यादा स्मार्टली काम कर रही थी। जो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया हुआ था 12-13 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल के ऊपर, उन्होंने इसी को कुशन के रूप में ऑब्जर्व कर लिया और रेट नहीं बढ़ने दिए। हालांकि आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आज ही एक खबर आई कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 933 रुपए महंगा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़े हैं,
लेकिन जहां पर आम आदमी को की जेब के ऊपर असर पड़ता है, सिंपल पेट्रोल डीजल जो 60-70 हजार रुपए की बाइक पे या एक्टिवा पे चलता है, उसको थोड़ा सा सरकार ने अभी भी डिफेंड रखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि स्टेट ऑफ हॉर्मज लगातार क्लोज रहा तो सरकार के पास ये विंडो भी नहीं बचेगी, क्योंकि जितना क्रूड बढ़ गया है 50 से सीधा 100 हो जाना। अब आज की डेट में ब्रेंट क्रूड $120 के ऊपर है, तो ब्रेंट क्रूड $120 पे आना मतलब मोदी साहब ने जब सरकार संभाली थी उससे पहले वाले रेट के ऊपर, उससे पहले वाले रेट के ऊपर 2014 के आसपास भी यही रेट था। 2022 में भी आ गया था, ये 22 में भी आ गया था, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए था। अब स्टेट ऑफ हॉर्मज खुलता है तो अगेन रेट एक बार नीचे आ जाएंगे, लेकिन सरकार के पास क्वेश्चन था तो सरकार ने संभाल लिया। अल्टीमेटली इसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अगले क्वार्टर के प्रॉफिट के ऊपर। वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से हैंडल करती हैं। लेकिन सरकार ने तो खैर ये चीज कर दी, ये इसको स्मार्टली कह लीजिए या किसी भी तरीके से कह लीजिए, मैं बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पहले भी जब सस्ता था क्रूड तो भी सरकार ने रेट कम नहीं किए थे, रेट कम नहीं किए। अब इन्होंने बढ़ाए भी नहीं है, तो खैर ठीक है, बैलेंस हो गया। मीन आम आदमी को उतना झटका नहीं लगा जितना पूरी दुनिया में लग रहा है। हमने देखा कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इवन अमेरिका में गैसोलाइन कल $4.30 था। ये $2.5 के आसपास का जो है वो रेट था फरवरी का। तो अमेरिका में भी सेटबैक लगाया कंज्यूमर को डायरेक्ट सीधे तौर के ऊपर। लेकिन इंडिया में खैर हम बच गए थोड़ा सा, तो बच इसलिए गए क्योंकि सरकार पहले ही महंगा बेच रही थी। तो महंगा बेच रही थी तो क्वेश्चन था, तो उन्होंने क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया, तो वो ठीक हो गया। लेकिन अदरवाइज यदि आप देखें कि झटका क्या है, झटका मेन तो सोने का है। दूसरा, जो व्यक्ति बाहर विदेश में पढ़ने के लिए जा रहा है, ईशान जी जैसे आपका बेटा या बेटी या कोई कजन जाएगा पढ़ने के लिए, तो उसको डॉलर के रूप में पैसा खर्च करना है, तो वहां पर उसको थोड़ा सा सेटबैक है, क्योंकि जितना रेट बढ़ रहा है डॉलर का, अल्टीमेटली फीस डॉलर में पे होगी। या हमारा जो बोर्डिंग का खर्चा है वहां पर वो आपका डॉलर में होगा, ट्रैवलिंग सारी डॉलर में होगी। तो वो चीजें पिंच कर रही हैं, उन फैमिलीज को ज्यादा पिंच कर रही हैं जो डायरेक्टली इन चीजों में इन्वॉल्व हैं। जो बच्चा विदेश में पढ़ने जा रहा है, जिसने फैमिली के लिए गोल्ड खरीदना है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना है, उनके लिए तो चलो खैर ठीक है, आज इस ए भाव में खरीद रहे हैं, कल बी में खरीदेंगे, सी पे खरीदेंगे, उस पर रिटर्न भी उस हिसाब से आएगा। लेकिन जिसको बेटी की शादी के लिए खरीदना, उसको तो खरीदना ही पड़ेगा ना, उसके लिए तो मजबूरी है। जिसे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीदना, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है कि वो मजबूरी नहीं है। लेकिन जिसको बेटी की शादी के लिए खरीदना है, बेटे की शादी के लिए खरीदना है, उसके लिए तो मजबूरी है ही। खैर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ से अपसाइड नहीं है। सरकार भी मेंटली प्रिपेयर है इस चीज के लिए कि ये इतने पर रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार को लगता है कि इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो चीजें पीएलआई लेकर आए हैं हर चीज के लिए, तो सरकार को लगता है कि जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री सारी ही एक्सपोर्ट करती है, तो उनको लगता है कि उस इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलती है, तो वो चीज वहां से कवर अप हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली करेंसी का वीक होना अच्छा नहीं है, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। नरेश जी, पर मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो एक इवेंट है जिसने ये सारा सप्लाई चेन किया, कितना छोटा इवेंट था, शायद आज से 6 महीने पहले कोई नहीं जान सकता था कि ये एक पर्टिकुलर इवेंट इस तरह इकोनॉमी को हिला देगा। तो क्या आप भारत या ग्लोबल सेंस में फिर मैं भारत पे आऊंगा, क्या आप ग्लोबल सेंस में एक महामंदी आते देख रहे हैं? क्योंकि इतनी देर हो गई, जैसे आपने आज गैस का प्राइस बोला, अब इसका पूरा इकोनॉमी पे एक इफेक्ट होने जा रहा है। हर चीज महंगी होगी, इन्फ्लेशन होगी, गरीब सबसे ज्यादा फील करेगा। तो और ये ग्लोबल है। अगर यूएस में आप बोल रहे हैं $2-2.5 से गैलन $4.25 हो गया, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा 80% बढ़ चुका है। 80% इज अ क्रेजी नंबर ऑन अ बेसिक प्रोडक्ट, इट्स अ क्रेजी हाइक। तो क्या आप एक एस्ट्रोलॉजिकली क्या लिख रहा है चार्ट्स में, क्या दिख रहा है आपको इकोनॉमी को लेके ग्लोबली, और फिर भारत में क्या दिख रहा है आपको? देखिए भंडारी साहब, रिसेशन तो क्लियर नजर आ रहा है चार्ट के ऊपर, 101% रिसेशन है, और ये रिसेशन इस साल के आखिरी क्वार्टर में है। इस साल के आखिरी क्वार्टर में ग्लोबल रिसेशन है, वो क्लियर चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है। तो मैं अभी आपको बदतर और होने जा रहा है अभी आप बता रहे हो रिसेशन नहीं, देखिए ये तो चीजें हो गई ना, अब इसका असर कब आएगा? ये तो हमारे पास रिजर्व पड़ा था, यूएस के पास रिजर्व पड़ा था, बाकी कंट्रीज के पास रिजर्व पड़ा था, उन्होंने यूज कर लिया, ठीक है। अब जब महंगा खरीदना पड़ेगा, जो चीज आपको $50 में मिल रही थी, वो क्रूड जितना भी गिर जाए $80 तक आ जाएगा कम से कम। तो 50 से तो 80 ज्यादा ही है ना, तो 60% महंगा तो है ही वो। तो यदि वो 60% महंगा खरीदना पड़ रहा है, फर्टिलाइजर महंगा खरीदना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली उससे इन्फ्लेशन आना है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी भी ड्रैग डाउन होगी, हमारी जीडीपी के ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा। हमारे इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स जो हैं वो पहले ही इस बात को इंडिकेट कर चुके हैं कि जीडीपी, यदि ये स्टेट ऑफ हॉर्मज वाली सिचुएशन 2 महीने जारी रह जाती है, तो हमारी जीडीपी के ऊपर इसका 1% से ज्यादा का फर्क पड़ सकता है।
ये हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका एक कोट था, मैंने जो पढ़ा। लेकिन अदरवाइज यदि हम इसको देखें तो एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बताता हूं, जब जब गुरु केतु के नक्षत्र में आते हैं, सिर्फ गुरु केतु के नक्षत्र में नहीं, गुरु पाप ग्रह के साथ है, गुरु केतु के नक्षत्र में है, गुरु पाप ग्रहों के से शटाष्टक में है, तो इकोनॉमी डोलड्रम करती है, मार्केट गिरता है। मार्केट गिरता है, सबसे पहले आपको इकोनॉमी का पता जो इंडिकेटर जो है वो स्टॉक मार्केट है। यहां मुझे लग रहा है कि जो जुपिटर वैसे तो अभी कर्क राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं जून के बाद, वहां से आपको बाजार में सब हरा हरा नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अक्टूबर आएगा, अक्टूबर नवंबर के बीच में बाजार में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, और ये गिरावट हमारे यहाँ पर नहीं आएगी, ये पूरी दुनिया में आएगी। रीजन बीइंग, चाहे आप 1929 का डिप्रेशन देख लीजिए, उस समय भी गुरु की पोजीशन खराब थी, गुरु केतु के नक्षत्र में थे, उस डिप्रेशन से निकलने के लिए 30 साल लग गए थे। चाहे आप 1979 का इकोनॉमिक सिचुएशन देख लीजिए, उस समय डाउ 25% गिर गया था अपने टॉप से। ये लगभग अगस्त 1979 से लेकर मार्च 80 तक हुआ था। उसके बाद 2001 का .com बबल देख लीजिए, उस समय भी गुरु केतु के नक्षत्र में थे, गुरु पाप ग्रहों के प्रभाव में थे, गुरु पाप ग्रहों से शटाष्टक में थे। फिर 2008 में आते हैं, 2008 में भी गुरु जो है वो केतु के नक्षत्र में थे, पाप ग्रहों के प्रभाव में थे, शनि के साथ लगातार गुरु का ट्रांजिट हो रहा था। 21 महीने हमने लगातार स्टॉक मार्केट गिरता हुआ देखा, और मार्केट लगभग 50% गिर गया। 2008 में तो ये 60% गिर गया था। सेम सिचुएशन थी 2008 में भी, जनवरी 2008 में गुरु केतु के नक्षत्र में थे, गुरु पाप प्रभाव में थे, गुरु पाप ग्रहों के शटाष्टक में थे। इंडिया में हर्षद मेहता वाला जिस समय स्कैम हुआ था 92 में, अप्रैल 92 में, उस समय भी गुरु की पोजीशन यही थी, गुरु केतु के नक्षत्र में थे, गुरु पाप प्रभाव में थे। अप्रैल 92 से लेकर अप्रैल 93 तक बाजार गिरा था, वहां से रिकवरी करनी शुरू की थी, और 94 जनवरी में जाकर सेम लेवल के ऊपर आया था जहां पर अप्रैल 92 में था। सेम 2000 में हुआ था, 2000 में बाजार गिरना शुरू हुआ, सितंबर 2001 में बॉटम बना, वहां से रिकवरी शुरू की, फिर दिसंबर 2003 में उसी लेवल पर आया जहां पर वो जनवरी 2000 में था, यानी कि 47 महीने। अगेन 2008 में हम आते हैं तो 2008 में भी यही कहानी दोहराएगी, जो 8 जनवरी 2000 का लेवल था, 2008 का लेवल था, वही आपका दिसंबर 2013 का लेवल था। तो इसने जब गिरावट दिखाई तो ये निफ्टी था 63957 का 8 जनवरी 2008। 27 अक्टूबर 2008 निफ्टी था 2252। मींस इतना गिरावट, 60% के आसपास की गिरावट हमने 10 महीने में देख ली। वहां से रिकवरी करनी शुरू की, 2010 में एक बार अटेम्प्ट किया, फिर गिरा, फिर दोबारा से रैली शुरू की, फिर दिसंबर 2013 में जाकर सेम लेवल के ऊपर आया जहां पर ये था आपका 6357। तो ये साइकिल जो था वो लगभग 47 महीने चला, सॉरी 73 महीने, 71 मंथ चला। इसके पहले वाला साइकिल 47 मंथ चला। उसके पहले वाला साइकिल जो था वो हर्षद मेहता के समय वाला, वो लगभग चला 24 महीने, 21 महीने के आसपास का। उससे पहले जो 79 का साइकिल था वो थोड़ा सा जल्दी रिकवर कर गया था। कोरोना में भी हमने देखा, जब कोरोना की शुरुआत हुई उस समय गुरु केतु के नक्षत्र में थे। बाजार जब गिरा उस समय गुरु केतु के नक्षत्र में नहीं थे। 13 फरवरी 2020 से बाजार गिरना शुरू हुआ था, और एक ही महीने में बाजार में 30% 35% के आसपास का डिक्लाइन दिखा दिया था। ये लगभग 23 मार्च 24 मार्च के आसपास का बॉटम था। वहां से रिकवरी शुरू की, लेकिन वो वी शेप रिकवरी थी, और 92 वाली, 2000 वाली, 2008 वाली, ये यू शेप रिकवरी थी। और सबसे ज्यादा लंबी रिकवरी का जो टाइम था वो था आपका जो 1929 का डिप्रेशन आया था। 1929 में जनवरी में डाउ का वैल्यू था 300, और जब ये डिक्लाइन आया तो डाउ गिरकर पहुंच गया 60, यानी कि टॉप से 80% गिरा। फिर 1953, 24 साल में सेम सेम लेवल के ऊपर, और यही साइकिल उस समय तो खैर वर्ल्ड वॉर भी था, शनि का साइकिल भी था, बड़ा बड़ा कुछ था उस समय, बीच में आ गया था वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जो डिप्रेशन शुरू हुआ 1929 में, 30 में शुरू हुआ, 39 में जाकर दोबारा वर्ल्ड वॉर लग गई, फिर बहुत सारी चीजें खड़ी हो गई। तो उस समय इकोनॉमी को 24 साल लग गए मीन रिकवर करने में, डाउ जोन्स को। और अब यदि मैं देखता हूं इसको अक्टूबर में देखता हूं, तो मुझे लगता है कि 31 अक्टूबर के बाद कभी भी बाजारों में भारी गिरावट शुरू हो जाएगी। और जब ये गिरावट शुरू होगी, और ये गिरावट अब लंबी चलेगी, और ये गिरावट अब ऐसी नहीं है कि 2024 में जो गिरावट आई थी सितंबर 2024 के बाद, जो थम गई थी फरवरी में जाकर, मार्च में बाजार में 2025 में वापसी शुरू कर दी थी। ये गिरावट ऐसी नहीं रहेगी जो 2020 में आई, एक महीने के लिए गिरा बाजार, वहां से दोबारा वी शेप रिकवरी मार दी। ये गिरावट 2008 जैसी रह सकती है, या 2000 जैसी रह सकती है, या 92 जैसी रह सकती है। क्योंकि जुपिटर की स्थिति क्या हो रही है भंडारी साहब, जुपिटर इस समय, कुछ लोग अतिचारी बोल रहे हैं, लेकिन शीघ्र गति है। जुपिटर 2 जून को कर्क में आएंगे, और 31 अक्टूबर को ये सिंह में आ जाएंगे, यानी कि लगभग 5 महीने के अंदर ये राशि बदल लेंगे। नॉर्मली जुपिटर की साइकिल ऐसी नहीं है, जुपिटर की साइकिल 1 साल की है।
तो जैसे ये 5 महीने में राशि बदलते जाएंगे, फिर दोबारा 3 महीने बाद फिर कर्क में आएंगे, कर्क में राहु केतु चल रहे होंगे उस समय साथ में, फिर कंजंक्शन केतु के साथ हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे अगले साल 26 जून को फिर केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे, राहु से षष्ठाष्टक में आ जाएंगे और शनि के प्रभाव में भी रहेंगे। तो अल्टीमेटली होना क्या है, अगले 3-4 साल गुरु की स्थिति या तो गुरु केतु के साथ है, या राहु से षष्ठाष्टक में है, या शनि के साथ आ जाएंगे, या शनि के सामने आ जाएंगे। जैसे ही कन्या में आएंगे शनि के सामने आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होने जा रहा है कि गुरु का जो साइकिल है वो डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। रिसेशन जो आपने शब्द बोला, वो रिसेशन मुझे गुरु की चाल के कारण और बाकी जो प्लैनेटरी साइकिल है उसके कारण नजर आ रहा है, और ये रिसेशन अब लंबा चलेगा। एस्ट्रो साइकिल में तो क्लियर नजर आ रहा है। मैंने इसके ऊपर जो मैंने आपको सारा डाटा बताया, इसके ऊपर 6 महीने के लगभग स्टडी की, इसको हिस्टोरिक साइकिल के ऊपर जोड़ के देखा, फिर इसके ऊपर एक स्टडी प्रेजेंट की थी मैंने सूरत में पिछले साल, और ये होने जा रहा है नवंबर 2026 में। लेकिन इसके बारे में जानकारी जो है वो मई में ही मेरे पेज के ऊपर भी आ गई थी, और अदरवाइज भी जो प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूँ या जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं बात करता हूँ, उनको भी मैं यही बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि रिसेशन है आगे, और चीजें मुझे लगता है कि बहुत हल्के रेट में इक्विटी में खासतौर पर मिली, और यही वो पीरियड होगा भंडारी साहब जब गोल्ड आपको राइज करता हुआ नजर आएगा। तो नरेश जी, ये जो आपने बोला ये तो एक बहुत भयानक स्थिति है, क्योंकि इस बार ही आप हिस्टोरिकल में जा रहे हैं। आपने बहुत ब्यूटीफुली पूरा प्रेजेंट किया कि क्या एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन थी और क्या मार्केट की थी फ्रॉम 1929 का, जिसको रिसेशन गया, वो तो ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, 30 साल लग गया, द ग्रेट डिप्रेशन टू आपने जब आप जाते हैं 92 पे, या भारत के कॉन्टेक्स्ट में 2000 में, या 2008 भी एक अगेन ग्लोबल था, तो फिर तो एक बहुत बड़ा दौर ऑफ महामंदी आते देख रहे हैं आप, जहां पे चीजें आप बोल रहे हैं बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे मिलेंगी। तो ये एक कोविड में तो एक डिप, पर वो डिप बहुत जल्दी वो भी हुआ था, उसके बाद ऑल टाइम हाई रियल एस्टेट भी गया, ऑल टाइम हाई स्टॉक मार्केट भी गया। पर ये जो क्लासिकल जब मंदी आती है, तो वो क्लासिकल मंदी वाले दिशा में हम जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने 2001 का जो जिक्र किया, वो .com बबल था, वो भी पूरी दुनिया में था। भंडारी साहब, हमारा बाजार बाद में टूटा था, उससे पहले एशिया टूट चुका था 50%, हमारे ऊपर मंदी बाद में आई। ये मंदी इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है भंडारी साहब, क्योंकि शनि का जो साइकिल है ना वो बीच में आ रहा है। जैसे वर्ल्ड वॉर के समय शनि का साइकिल आ गया था ना, या जैसे 2001 के सब बीच में शनि का साइकिल आ गया था। शनि पाइसिस में, एरिस में और टॉरस में रहते हैं, तो अल्टीमेटली ये ट्रबल कर देते हैं मंदी में। इस समय शनि पाइसिस में चल रहे हैं, पिछले साल 29/5 को ही पाइसिस में आए हैं। एरिस में आएंगे तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। अभी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा है कि जो इस साल संपत्ति की कुंडली बनी है उसमें गुरु राजा है, मंगल मंत्री है, मंगल सेनापति है, मंगल युद्ध के कारक है। अल्टीमेटली यदि मंगल सेनापति है तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अभी और बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज जब हम ये शूट कर रहे हैं तो ट्रंप का एक बयान आया है कि जितने भी उसके ट्रूप्स हैं इटली में है या जर्मनी है, वहां से वो निकालने जा रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि वहां से वो निकालेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, जो काम हिटलर ने किया था, पूरी दुनिया के सामने एक साथ ही फ्रंट खोल दिया था, ट्रंप वही काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ फ्रंट खोल रहे हैं। यूरोप के साथ फ्रंट खोल लिया, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, पता नहीं किस किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। मीन कोई उन्होंने छोड़ा नहीं है, सिर्फ एक आसिफ मुनीर को जिसके वो कसीदे कर रहे हैं, या कि वो जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं उनके वो कसीदे कर रहे हैं, या क्योंकि वो उसकी बात कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो यूएस को वेटेज दे रहा है, और ईरान को भी लगता है कि वो अब ज्यादा रिलायबल नहीं है, इसलिए वो जो आपस में नेगोशिएशन के तौर के ऊपर जो पाकिस्तान की भूमिका थी वो थोड़ी सी ज्यादा लिमिटेड हो गई है। अब अरगाची जो है, जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनको दोबारा ओमान में जाना पड़ा इसी कारण, क्योंकि पाकिस्तान का जो रवैया था वो थोड़ा सा बायस्ड हो गया था यूएस की तरफ। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ट्रंप ने सब तरफ मोर्चा खोल दिया। अब ट्रंप ने सब तरफ मोर्चा खोल दिया, उनको लग रहा है कि एप्स्टीन फाइल से बचने का यही रास्ता है कि सब तरह से मोर्चा खोल दो और एप्स्टीन फाइल के से ध्यान थोड़ा सा हट जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली ये यूएस को भी और पूरी दुनिया को भी महंगाई में धकेलेगा, रिसेशन में धकेलेगा। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म का पोल हार जाएंगे 5 नवंबर को, उसके बाद ही आप देखिएगा कि दुनिया में इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होती है। तो देखिए, जिस तरीके से ट्रंप का रवैया पूरी दुनिया में खोल दिया। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक खबर थी कि ट्रंप जो है वो इटली से अपने ट्रूप को विड्रॉल करने की धमकी दे रहे हैं। शायद उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू में बोला है, कल रात को जब प्रेस हो रही थी उनकी, उसमें भी उन्होंने इसका सिग्नल दिया था। तो ट्रंप विड्रॉ करने की धमकी दे रहे हैं। यूएस ने अमेरिका के खिलाफ, ईरान के खिलाफ अलग मोर्चा खोला हुआ है, चाइना के खिलाफ अलग मोर्चा खुला हुआ है, और यूरोप के खिलाफ अब एक अलग मोर्चा खुल गया। तो
हिटलर ने भी ऐसा किया था, सारे फ्रंट को पूछा खोल लिया था, अल्टीमेटली उनको डिबैकल का सामना करना था। तो यही ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप अपनी हरकतों से दुनिया में इन्फ्लेशन को रेज कर रहे हैं। जिस तरीके से स्टेट ऑफ कॉमर्स में उन्होंने जिद के जरिए ब्लॉकेट किया हुआ है, और ब्लॉकेट करने के बाद जिस तरीके से $120 के ऊपर ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है, और अमेरिका सहित पूरी दुनिया में महंगाई है, तो वो इकोनॉमी सिचुएशन खराब कर रहे हैं। 5 नवंबर को जब इस साल अमेरिका में मिड टर्म के पोल होंगे, ये महंगाई ट्रंप को ले डूबेगी। उनको अभी भी संसद में इसका जवाब देना पड़ रहा है। उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है मिस्टर हैग, उनको जवाब देना पड़ रहा है। उनको जवाब आ नहीं रहा। रादर एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी यूट्यूब के ऊपर, बाकी जगह के ऊपर, जहां पर उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या ट्रंप की दिमागी हालत ठीक है, जिस तरह के वो ट्वीट कर रहे हैं। तो वहां पर उनको जवाब नहीं आ रहा। फिर जब उन्होंने डिफेंड किया ट्रंप को, तो फिर सामने से जो सांसद थी, एक लेडी थी, उन्होंने उनको बोला कि जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हो, मुझे आपकी दिमागी हालत के ऊपर भी शक हो रहा है। तो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं यूएस में, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, वो अल्टीमेटली ट्रंप पूरी दुनिया को ले डूब रहे हैं, और ट्रंप एक बड़ा कारण बनेंगे पूरी दुनिया में रिसेशन का। नरेश जी, अगर इसमें एक और भी अगर बात जोड़ें, जिस तरह अभी यूनाइटेड किंगडम के किंग माना जाए, किंग चार्ल्स माना के जाए, किंग चार्ल्स यूएस गए, तो वहां पे ट्रंप को एक तरह से ट्रोल कर रहे थे। ऐसा जनरली करते नहीं है, जहां पे उन्होंने हिंट किया कि अरे ट्रंप क्यों आता है, क्योंकि ट्रंप कहता रहता है वर्ल्ड वॉर 2 हमने जिता दी, अगर नहीं जिताई होती तो इंग्लैंड में सारे जर्मन बोल रहे होते। तो वो बोलते हैं अगर हम नहीं होते तो यूएस में सारे फ्रेंच बोल रहे होते। नेपोलियनिक वॉर्स की, वो 1800s की वॉर की बात कर रहे हैं। फिर वो एक ताना भी मारते हैं व्हाइट हाउस को लेके। हमने भी व्हाइट हाउस में एक बार रेनोवेशन की थी, जब वो 2012 में ब्रिटिश ट्रूप्स ने व्हाइट हाउस को जला दिया था आफ्टर द यूएस इंडिपेंडेंस। तो दो क्लोजेस्ट एलाइज इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट यूएस की तो सारा जो इलीट है वो आया ही यूके से था, जब वो वहां पे जाके बसे थे। तो वो अब सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई हमने ये किया था। तो आप जब ये वॉर्स देख रहे हैं, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड ब्रेकिंग ऑफ अलायंसेस, अनएक्सपेक्टेड वॉर्स। यूरोप के अंदर ट्रंप, कभी एक ग्रीनलैंड की हम बात भूल गए, एक टाइम पे वो काफी ग्रीनलैंड पे भी बोल रहे थे। तो आप जब ये पूरी महामंदी, वॉर्स को आप अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस ऑफ यूरोप के अंदर भी देख रहे हैं, या अलायंसेस टूटते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल, वर्ल्ड रीसेट होता है जब जब देखिए, जब जब सैटर्न होते हैं ना, पाइसेस पे, एरीज पे और टॉरस पे, वर्ल्ड रीसेट होता है। जिस तरीके से ट्रंप व्यवहार कर रहे हैं, वो ना तो कर्टसी से एक अच्छा है। कोई एक अलाई जो आपका बहुत पुराना हिस्टोरिकल अलाई है, डेकेड्स से, सेंचुरीज से अलाई है आपका, आप उसको इस तरीके से ट्रोल करने की कोशिश करते हो, या उसको तंज कसने की कोशिश करते हो, ये सभ्य समाज में तो खैर एक्सपेक्टेड नहीं है। वैसे भी हमारे घर में कोई पुराना मित्र, कोई दुश्मन भी आ जाता है, तो हम उसको सलीके से पेश आते हैं। तो ट्रंप जो है वो बेसिक मर्यादा भी भूल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो आपने बोला ना कि क्या वो अलायंस टूटेंगे, अल्टीमेटली वर्ल्ड रीसेट होने की तरफ है। ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, ये ग्लोबल रिलेशनशिप की बात है। चाइना, देखिए चाइना किस तरीके से रशिया के साथ मिलकर सारा काम कर रहा है, या जितने भी कंट्री जो पहले कभी साथ नहीं थे, अब साथ आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का मुकाबला करना है। तो अल्टीमेटली वर्ल्ड रीसेट होगा, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आगे चलकर हमें देखने को मिलेंगी कि जो पहले अलाइज हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं दूर जाएंगे, या जो दूर थे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात होती है ना, तो वो दूर वाले लोग जो हैं वो करीब आना शुरू होंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जेब पर जब भार पड़ता है, तो अल्टीमेटली सब एक साथ आते हैं। तो ये ट्रंप सबकी जेब के ऊपर भार डाल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वैसे भी हिस्टोरिकली भी यदि हम देखते हैं, तो जब सैटर्न आता है एरीज में, टॉरस में और पाइसेस में, तो ये चीजें ग्लोबल रीसेट की तरफ लेके जाता है। हमने इसको वर्ल्ड वॉर 1 में भी देखा था, 1907 से लेकर 1914 तक के साइकिल में, जब वर्ल्ड वॉर 1 लगा था। फिर हमने इसको 1937 से लेकर 1944 वाले साइकिल में देखा। फिर हमने 1967 से लेकर 74 वाले साइकिल में देखा, हमने सोवियत संघ वाला इशू देखा। फिर हमने इसको 96 से लेकर और ये बांग्लादेश की क्रिएशन भी हमने 1971 में ही देखी बाय द वे, और 1996 से लेकर 2003 के बीच में देखा, जब लादेन मारा गया और जब ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक हुआ। और अब दोबारा वो साइकिल अब शुरू हुआ है। अब देखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज जो साथ नहीं थी, हिस्टोरिकली साथ आती हुई नजर आएंगी। बहुत सारे अलायंस टूटते हुए नजर आएंगे, बहुत सारे रीअलाइनमेंट होते हुए नजर आएंगे। मींस ये पीरियड ऐसा है, अगले 7 साल जब तक सैटर्न एरीज में जाएंगे या टॉरस में जाएंगे, और ये चीजें ज्यादा इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि शनि नीचाभिलाषी हो जाएंगे। जैसे ही शनि 15 डिग्री को क्रॉस करेंगे पाइसेस में, वो नीचाभिलाषी हो जाएंगे।
ये चीजें हमें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। और राहु अभी ऑलरेडी अपने नक्षत्र में है, शनि भी अपने नक्षत्र में है, तो राहु का अपने नक्षत्र में होना सबसे ज्यादा फियर भी क्रिएट करता है और अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। मार्केट में बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, बहुत सारा ग्रीड भी बढ़ेगा, बहुत सारा फियर भी बढ़ेगा। आपने ग्रीड और फेयर दोनों की बात की और अलायंसेस टूटने की बात करी। मैं ग्रीड और फेयर पे आना चाहूंगा, पर उससे पहले एक अलायंस पे क्वेश्चन लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमने एक यूरोप और यूएस के नेटो की अलायंस की बात करें, दूसरी एक अलायंस टूटते हुए देखी जिसका पेट्रोल पे बहुत असर होगा। यूएई अब उठ के बोल पड़ा कि भैया 1 मई, आज से ही इनफैक्ट मेरे ख्याल से अब तो लागू हो गया होगा, 1 मई से मैं ओपेक का हिस्सा नहीं रहूंगा। तो क्या वेस्ट एशिया के जी अंदर भी एक टूटना, और दूसरा अगर भारत के चार्ट या अगर आपने यूएई का भी देखा हो तो क्या इंडिया यूएई का, और उसमें एक फैक्टर ये भी है कि अबू धाबी के प्रेसिडेंट सडनली 2 घंटे की विजिट, 3 घंटे की विजिट के लिए इंडिया आते हैं। अब कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री यूरोप जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर विल गो एंड हैव अ हॉल्ट इन यूएई। तो वो क्या आप देख रहे हैं यूएई इंडिया वेस्ट एशिया को लेके, क्योंकि ऑयल के लिए और बहुत सारी और चीजों के लिए भी इट विल बी अ बिग गेम चेंजर अगर यूएई एक नए कैंप में चला जाता है, जिस कैंप में भारत के पास आता है सऊदी अरेबिया से लड़ाई है। बेसिकली मैं ब्रॉड क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, वेस्ट एशिया इंडिया का चार्ट्स में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जहां तक इकोनॉमी की बात है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की बात है, मुझे लगता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि यूएई एक तो करीब है। यदि हमने तेल लेना हो वहां से, अब वो ओपेक से निकल गया या ओपेक प्लस से निकल गया, तो अल्टीमेटली वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो वहां से यदि हम तेल लेते हैं तो हमें वैसे भी सस्ता, ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ती मिलेगी। दूसरा ये है कि अब यूएई इंडिपेंडेंट हो गया। पहले तो ओपेक ओपेक प्लस देशों की मीटिंग होती थी, कोटा तय होता था कि हमने पर डे इतने बैरल निकालना है, इतने बैरल सप्लाई स्क्वीज कर देंगे या सप्लाई बढ़ा देंगे, वो रेट को कंट्रोल करने के लिए कर लेते थे। अब यूएई चूंकि उसका पार्ट नहीं है, तो वो इंडिया बीइंग एन लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द क्रूड, वो अकेला ही इंडिया उसकी जितनी वो सप्लाई कर रहा है उसकी सप्लाई पूरा कर देगा। तो इसीलिए ये जो आपने बात, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, शायद खैर मैंने नहीं अभी कहीं पढ़ा कि वो हॉल्ट लेंगे, लेकिन यदि वो जा रहे हैं तो इसको आप समझ के चलिए कि इंडिया के पार्ट के ऊपर ये अच्छा है। इंडिया को सस्ता भी मिल जाएगा, थोड़ा सा करीब से भी मिल जाएगा, और इंडिया के ऊपर ये प्रेशर भी नहीं रहेगा कि हमने कहीं और से लेना है। हमने ऑलरेडी अपनी सप्लाई जो है वो शिफ्ट कर दी है, जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मस का स्थिति बदली है। उसके बाद हमने वेनेजुएला से तेल लेना शुरू किया, यूएस से लेना शुरू किया, कनाडा से काफी चीजें आ रही हैं, और बाकी कंट्रीज से हमारे जो नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा, जैसे ये स्थिति पैदा हुई, थोड़ा सा स्मार्टली काम कर लिया था सरकार ने, सप्लायर बढ़ा दिया, सप्लाई जो है वो शिफ्ट करवा दी बाकी कंट्रीज से। इस कारण हमें एलपीजी में दिक्कत हो रही है अभी भी, लेकिन बाकी चीजों में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत अभी नहीं हुई है, और सप्लाई में नहीं है। हाँ, रेट में हो सकता है कि सरकार को रेट बढ़ाना पड़े, लेकिन यूएई वाला जो पार्ट हुआ है, ओपेक प्लस में से बाहर निकला है, वो आगे ऐसा हो सकता है कि ब्रिक्स का एक्सटेंशन और बाकी कंट्रीज जो है वो ब्रिक्स की करेंसी की तरफ चले। ये एक चीज हो सकती है, क्योंकि ये भी ऐसा ही होता है भंडारी साहब, जब जब सैटर्न, अगेन वही सेम साइकिल है, जब जब सैटर्न होते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन होता है। 1970 में जब डॉलर डिवेल्यूट हुआ था, निक्सन ने किया था, उस समय भी जो है वो आपका सैटर्न एरिज में थे। जिस समय 1967 में पॉन्ड डिवेल्यूट हुआ था, उस समय सैटर्न प्राइसेस में थे। फिर आपका 1996 में आप रूबल डिवेल्यूट हुआ था, ये रशिया की करेंसी है, उस समय सैटर्न प्राइसेस में थे। और 1999 में जिस समय आपका यूरो लॉन्च हुआ था, 99 में लॉन्च हुआ था, उस समय सैटर्न एरीज में थे। सैटर्न अभी प्राइसेस में चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में करेंसी को लेकर बहुत बड़े डेवलपमेंट होंगे। बड़ी बात यह है कि यदि हम तेल खरीदेंगे यूएई से, तो किस करेंसी में खरीदेंगे? क्या वो रुपये में ट्रेड होगा या हम डॉलर में ट्रेड करेंगे? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो डोभाल साहब होके आए हैं अभी वहां पर। तो देखते हैं, क्या बहुत सारी चीजें चल रही हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इसको मैं एज ए जर्नलिस्ट भी वॉच करूंगा लगातार, और एज ए एस्ट्रोलॉजर तो चीजें डॉट कनेक्ट करते ही हम साथ में देखते हैं कि क्या। लेकिन क्लियर नजर आ रहा है भंडारी साहब कि पाइसेस, एरीज एंड टोरस का सैटर्न बहुत कुछ बदलेगा, दुनिया बदलेगी, इकोनॉमी बदलेगी, रिसेशन आएगा, और ग्लोबल टाइज जो है वो रीसेट होंगी। जी, मैं लास्ट 2 क्वेश्चंस पे आना चाहता हूँ। पहला एक, क्योंकि आपने शुरू में कहा और फैक्चुअल भी है, किस तरह आसिम मुनीर और ट्रंप का पैसे दे के, लेन देन के जो भी रिश्ता है हो रहा है, तो क्या आप देखते हैं कि इसमें और आसिम मुनीर की अपने देश में हालत खराब है, फ्यूल खत्म हो चुका है, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बहुत कुछ है,
तो क्या आप देखते हैं जब पाकिस्तान ऐसे ट्रैप होता है, वो कोई मिस एडवेंचर ट्राई करता है, क्या आप भारत पे कोई मिस एडवेंचर, कोई हमला करते हुए देख रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और क्या आप भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ देख रहे हैं स्थिति के जंग जैसी हो सकती है, क्या हो सकती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? नहीं, मेरा पिछले शो में भी शायद अपनी बात हुई थी। मुझे फिलहाल इंडिया के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर इस समय थ्रेट नजर नहीं आता। उसका रीजन समझिए। प्रॉब्लम कब आई? जब मंगल राहु साथ में थे। राहु के से मंगल की युति टूटी 2 अप्रैल को। उसके बाद से देखिए चीजें नेगोशिएशन की तरफ चल पड़ी। अब इस समय स्थिति यह है कि मंगल और शनि साथ में, 11 मई को यह कंजंक्शन टूट जाएगा। मंगल आगे निकलेंगे, मंगल एरिस में चले जाएंगे। सूर्य आगे निकलेंगे, सूर्य बुध के साथ हो जाएंगे। शुक्र 14 मई को आगे निकलेंगे, शुक्र गुरु के साथ हो जाएंगे। यानी कि 2 शुभ ग्रहों की युति यहां पर हो जाएगी जेमिनी में। गुरु और शुक्र साथ हो जाएंगे। ये इंडिया की जब कुंडली बनाएंगे ना, कन्या का लगन निकलता है, कुछ जगह पर मकर लगन इंडिया का बताया गया है। हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर 15 अगस्त वाली कुंडली निकालते हैं। 15 अगस्त को इंडिया नहीं बना था, 15 अगस्त को पाकिस्तान बना था। इंडिया की कुंडली शास्त्रों के लिहाज से जो निकलती है वो मकर लगन की निकलती है। कुछ जगह पर कन्या लगन भी इंडिया का बताया गया है। तो कन्या लगन के केंद्र में 2 शुभ ग्रह यानी कि जेमिनी में शुक्र होंगे और आपके साथ गुरु होंगे। और इसी महीने के एंड में बुध भी वहीं पर आ जाएंगे, यानी कि 3 शुभ ग्रहों का वहां पर योग बन जाएगा। तो जब शुभता बढ़ रही है तो फिर लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई तो नहीं हो सकती। लड़ाई जो भी चल रहा है ना, ट्रंप जितना भी थ्रेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। ये भी आगे जाकर सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान तो नहीं होने जा रहा, मुझे लगता है अभी नहीं होने जा रहा। ये कब हो सकता है? ये तब होगा नवंबर में, अगले इसी साल में नवंबर में, जब मंगल केतु का कंजंक्शन बनेगा। मंगल केतु का कंजंक्शन बनेगा, लगभग 12 या 13 नवंबर के आसपास की डेट है। वहां पर केतु के साथ मंगल आ जाएंगे सिंह राशि में। ऐसा कंजंक्शन पहले बना था 2025 में, जब ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला हुआ था, तब भी मंगल केतु उसमें आ गए थे। तो उससे पहले मुझे स्थिति नजर नहीं आती ऐसी। हाँ, उस समय हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, वहां पर चीजें ग्लोबली भी डिस्टर्ब हो जाए, इंडिया में भी डिस्टर्ब हो जाए। ये मुझे चार्ट के ऊपर क्लियर नजर आ रहा है। एज ऑफ नाउ चीजें बेटरमेंट की तरफ ज्यादा जाती हुई नजर आ रही हैं। बुध और सूर्य साथ हो जाएंगे, ये एक अच्छा कंजंक्शन है, क्योंकि एरिस में चले जाएंगे बुध भी, और सूर्य ऑलरेडी वहां पर एरिस में है। तो ये एक अच्छा कंजंक्शन है। गुरु शुक्र का साथ में आना एक अच्छा कंजंक्शन है। ये पॉजिटिविटी की तरफ चीजें ज्यादा जाती हुई नजर आ रही है। नेगेटिव साइड की तरफ मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी नहीं है। हाँ, आगे जाकर है, नवंबर के बाद मुझे लगता है कि गड़बड़ एक बार दोबारा हो सकती है। जी, और मेरा आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि आपने जब कहा कि महामंदी आ रही है, तो महामंदी के अंदर ऑफ कोर्स आपने ये भी बोला ग्रीड भी आएगा, फेयर भी आएगा, पैनिक भी आएगा। तो अगर आपको ऑडियंसेस को, लोगों को कुछ एडवाइस देनी हो तो आप क्या कहेंगे? चाहे स्टॉक मार्केट को लेके हो, चाहे आपके हिसाब से कौन सी जगहें हैं जहाँ पे वो सेफ इकोनॉमिकली फील कर सकते हैं, रियल एस्टेट पे आपका क्या व्यू है? तो फॉर दी पीपल के जब ये समय आ रहा है तो क्या आपको लगता है करना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए और किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? तो भाई साहब, हम इंडियंस को जो है ना, वो सेल में जाने की बहुत आदत होती है। कहीं पर भी सेल लगी होती है, हम चले जाते हैं वहां पर। अलीबाबा सेल लगाता है, अमेज़न सेल लगाता है, दिवाली स्पेशल लग रही है, आपकी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल सेल लग रही है, तो हम खरीदने चले जाते हैं। तो वहां पर तो हम भाग पे जाते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगी होती है ना, तो कोई नहीं जाता। 4,20,000 पे चांदी थी तो हर कोई खरीदने को दौड़ रहा था। आज चांदी 2,50,000 के आसपास है, कोई नहीं खरीद रहा। उसको लगता है यार ये बहुत महंगी है। 4,20,000 वाली सस्ती लगती है, ये महंगी लगती है। पहले तो हमें ये एक माइंडसेट थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि हमें हर लेवल के ऊपर खरीद का मौका जो है वो स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। तो सेल लगने वाली है, नवंबर के बाद सेल लगेगी। इक्विटी में तो लगेगी। पैसा रखिए अपने पास, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बहुत जिस तरीके से 2008 में मिली थी, 2001 में मिली थी, 92 में मिली थी, उस तरीके की एक अपॉर्चुनिटी हमें 2027 में नजर आ रही है। यदि आपके पास पैसा होगा तो इक्विटी में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। हमें देखना पड़ेगा कि बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। बॉटम कहां तक आकर रुकेगा वो टेक्निकल लोग समझते हैं। वहां पर आकर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कैश आपके पास होना चाहिए उस स्थिति के लिए। एक तो ये है। तो जिस तरीके से यदि हम इसको हिस्टोरिकल रेफरेंस के साथ भी जोड़े ना भंडारी साहब, गोल्ड के प्राइसेस को, यदि हम 1970 का रेट देखते हैं तो लगभग $35 के आसपास का गोल्ड हुआ करता था, और सैटर्न एरीज में थे। और सैटर्न लियो में आए तो गोल्ड लगभग $837 के आसपास पहुंच गया था। ये 12 साल के आसपास का समय लगा था। तो वहां से 20 गुना से ज्यादा, यानी 20-22 गुना से ज्यादा हो गया था। अगेन जब सैटर्न एरीज में आते हैं 2000 में, तो गोल्ड का रेट था $236। वहां से गिरा, पहले बढ़ा फिर गिरा, $236 से फिर 2010 में पहुंच गया $1800 के आसपास। यानी कि एक साइकिल में वो चला लगभग 20 गुना, दूसरे साइकिल में वो चला लगभग 7 गुना।
तो सैटर्न अभी अगले साल जून में एरीज में आ जाएंगे। तो यदि हम हिस्टोरिकल रेफरेंस को 60 साल के हिस्टोरिकल रेफरेंस और सैटर्न के साइकिल को देखें तो गोल्ड उस लिहाज से भी बहुत अच्छा लगता है। तो गोल्ड में रखेंगे पैसा जैसे सेंट्रल बैंक रख रहे हैं। दूसरा हम रखेंगे आपका इक्विटी के लिए कैश में जरूर रखेंगे। बाकी काफी लोग समझदार हैं जिनको जब इक्विटी मार्केट गिरती होती है तो या लोग एफडी में पैसा रख लेते हैं या फिर हेज फंड में पैसा रख लेते हैं। हेज फंड बोल रहा हूँ, आपके जो डेट फंड होते हैं उनमें पैसा रख लेते हैं। तो फंड में पैसा होना चाहिए आपके पास, या तो मल्टी एसेट फंड में पैसा रखना चाहिए, गोल्ड में पैसा रखना चाहिए। इक्विटी में हमें अपॉर्चुनिटी की वेट करनी चाहिए। इक्विटी में मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी 2027 में हमें मिल जाएगी। गोल्ड तो ऑल टाइम फेवरेट है। ऑल टाइम फेवरेट इसलिए लग रहा है क्योंकि हिस्टोरिकल रेफरेंस है साथ में, सैटर्न का साइकिल साथ में आ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी का जो सिचुएशन है उसको लेकर भी गोल्ड अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से रिसेशन है तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज गोल्ड है। यदि सेंट्रल बैंक से इतना गोल्ड खरीद रहे हैं तो हमें एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल पर्सन हमारे पास गोल्ड होना ही चाहिए। तो गोल्ड इक्विटी में वेट अक्टूबर के बाद नीचे डिप मिले तो वहां पर बाइंग, और आपके पास डेट फंड में पैसा जरूर होना चाहिए। और एक कमेंट अगर आप बताएं रियल एस्टेट को लेके, क्योंकि चाइना में अभी आंकड़े आए कि 20 साल पहले प्राइस पहुंच गए, इतनी अनसोल्ड इन्वेंट्री हो गई है। भारत में उल्टा इतनी महंगाई है कि मैंने अभी एक मीडिया में चल रहा है कि एक डबल इनकम फैमिली 36 लाख कमाती हुई साल का कह रही है हम बच्चे नहीं कर रहे क्योंकि गुड़गांव में जी घर कैसे लेंगे। अब एक तरह ही आप सुनेंगे तो कहेंगे बहुत वाहियात बात है, 36 लाख रुपया साल का भारत में कितने लोग कमा रहे हैं, उतना कमाने के बाद भी अगर आप बच्चा नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो लोग ऐसे अर्बन फैमिलीज में हो गए हैं वो कहते हैं हम एक लाइफस्टाइल का यूज टू हैं, 36 लाख में अगर बच्चा भी करें तो हम रेंट पे रह रहे हैं, हमारे पास पेरेंटल होम नहीं है। तो प्रॉपर्टी को देख के आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, भारत के और चाइना के डायमेंशंस में बहुत फर्क है। भारत और चाइना की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क है। वहां पर सारा बैंकों से पैसा लेकर डेवलपर ने पैसा लगाया वहां पर। मुझे लगता है कि वहां पर एक क्राइसिस ऑलरेडी जो नजर आ रहा है वो ऑलरेडी वहां पर बढ़ जाएगा। और जो जब हमने 2008 में देखा था लेमन क्राइसिस के कारण ही डूबा था, हो सकता है कि यहाँ पर शुरुआत चाइना से, जापान से या यूरोप से ना हो जाए। तो इंडिया में चीजें टोटली डिफरेंट हैं। ये जो चीज आप बता रहे हैं ये सोशल चेन का एक हिस्सा हो सकती है। लोगों को लगता है कि खासतौर पर शहरों में लोगों को लगता है कि प्राइवेसी बहुत जरूरी है या न्यूक्लियर फैमिली बहुत जरूरी है, या हमें तो बस दुनिया में धरती में यही एंजॉय करने आए हैं, हमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। लेकिन वो मेजोरिटी पार्ट नहीं है। मेजोरिटी पार्ट आज भी फैमिली चाहता है। मेजोरिटी पार्ट चाहे गांव में चली जाइए या सेमी अर्बन में चली जाइए, मेजोरिटी पार्ट को लगता है कि फैमिली होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली एक एज के बाद व्यक्ति को रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है कि फैमिली जरूरी है, हमारे इंडियन कस्टम जरूरी है। हम यहाँ पर जो है वो अपने कस्टम छोड़ रहे हैं, वेस्ट हमारे कस्टम्स को फॉलो कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ गिने चुने लोगों का वो है, और मीडिया में आ जाता है तो वो थोड़ा सा हाइप बन जाता है। लेकिन अभी जनगणना शुरू हो रही है, पता लग जाएगा कि कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज है इंडिया में, कितनी ज्वाइंट फैमिलीज है। वो सारा डाटा जब आ जाएगा, खैर हमारे यहाँ पर भी आज से शुरू हुई है तो वहां पर जाकर ऑनलाइन में भरेंगे कि क्या क्या स्थिति है। तो हाँ, इतना जरूर है कि इंडिया में रियल एस्टेट अभी बहुत ज्यादा मंदा नजर नहीं आता। हाँ, जब रिसेशन आएगा तो अल्टीमेटली हर चीज के दाम गिरते हैं, तो वहां पर हो सकता है जिन लोगों को जरूरत है। देखिए, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होता है कि जरूरत की इन्वेस्टमेंट, मेरी एक फैमिली है, मुझे एक फ्लैट चाहिए, मैं अपने लिए फ्लैट खरीदूंगा ही खरीदूंगा। एक होती है कि इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं बाहर रह रहा हूँ, विदेश में रह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी फॉर द सेक ऑफ द गुड रिटर्न। वो वाली इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है जब रुकेगी तो बाजार में स्लम्प आएगा और बाजार आगे जाकर थोड़ा सा वीक होना चाहिए। ये 27 में है, अभी नहीं फिलहाल मुझे नजर आ रहा। धन्यवाद नरेश जी, आप आए और आपने गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट सब पे बताया। और अगर महामंदी आ रही है तो लोगों को क्या केयरफुल रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है कि जब आए तो लोग अपना आप एक मेंटल बैलेंस, इक्विलिब्रियम रखें और जो उचित है वो करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कवरिंग ऑल दिस। थैंक यू सो मच। नमस्कार।